हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल नेक्स्ट क्लासेज में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग क्लास 12 हिंदी का काव्यखंड का चैप्टर 1 है करवक। इस चैप्टर का हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और अंत तक बने रहिए। प्यारे साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को जैसे अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। इसमें हम लोग करवक जो चैप्टर है उसमें जो बुक में दिए गए क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि कवि ने अपनी एक आंख से तुलना दर्पण से क्यों की है। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि कवि ने अपनी एक आंख की जो तुलना है वो दर्पण से क्यों की है। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि जो करवक चैप्टर है इसके कवि जो है वह मलिक मोहम्मद जैसी जी है और इनकी जो है वह एक आंख ही है, मतलब एक आंख जो है वो उनका नहीं है, कान भी उनका जो है वो क्या है, उनसे भी वंचित है वो। तो उनका एक ही आंख है और एक ही आंख से उन्होंने पूरे संसार को देखा है और अपनी एक आंख की तुलना जो है वह मतलब एक आंख की तुलना जो है वो ऐनक से की है, आईना से की है, दर्पण से की है कि उनका जो एक आंख है वह आईना के समान है। तो हम लोग के जो बुक में पंक्ति दिया गया है कि एक नयन जस दर्पण और तेहि निर्मल भाव सब रूपवंत गहि मुख जो ही कई चाऊ। मतलब जो कवि की जो है वह एक ही आंख है लेकिन वो एक आंख किसके समान है, दर्पण के समान है। तो इस क्वेश्चन में भी यही पूछा गया कि कवि ने अपनी एक आंख से तुलना दर्पण से क्यों की है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो महाकवि जैसी जी है, जैसी जी का पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जैसी। जैसी जी ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से इसलिए की है कि दर्पण जिस प्रकार स्वच्छ और निर्मल होता है, दर्पण क्या होता है, दर्पण जो होता है वो स्वच्छ और निर्मल होता है। जैसा हम लोग दिखाएंगे वैसा ही वो प्रतिबिंब हम लोग को दिखाएगा। ठीक उसी प्रकार कवि की आंख है। कवि का कहना है कि जो दर्पण होते हैं, आईना जो होता है वो कैसा होता है, स्वच्छ और निर्मल होता है। जिस प्रकार से हम लोग उस आईने को दिखाएंगे, आईना जो है वो वही दिखाता है, उसमें कोई झोल झपट्टा नहीं होता है। मतलब उसमें वो स्वच्छ है और निर्मल भी है। मतलब जिस प्रकार से हम उसको दिखाएंगे सेम उसी प्रकार से वो दिखाएगा, वो भेदभाव नहीं करेगा। उसी प्रकार से जो है वो कवि की एक आंख है। कोई व्यक्ति अपनी छवि जिस प्रकार साफ और एवं स्पष्ट रूप से दर्पण में देख पाता है, ठीक उसी प्रकार कवि की आंख स्वच्छ और पारदर्शी का प्रतीक है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति जो है वो दर्पण में अपना जो छवि होता है वह साफ देख पाता है, स्पष्ट देख पाता है, ठीक उसी प्रकार से मेरी जो आंख है वह भी साफ देख पाता है, स्पष्ट देख पाता है, स्वच्छ और पारदर्शिता का प्रतीक है। तो इस क्वेश्चन में कवि जो है वो अपने दर्पण से तुलना इसलिए की है क्योंकि उनका कहना है कि जो उनका मतलब दर्पण जो होता है वो साफ और स्वच्छ दिखाता है, ठीक उसी प्रकार से उनकी जो आंखें हैं वह भी साफ और स्वच्छ ही देखता है, स्वच्छता का प्रतीक है। एक आंख से अंध होकर भी कवि काव्य प्रतिमा से युक्त है। मतलब कवि जो है वह एक आंख से, एक ही आंख है, बाकी उनकी एक आंख और कान जो है वह उनसे वंचित है, उनके पास जो है वो नहीं, उन्हें सुनाई नहीं देता, एक आंख से दिखाई नहीं देता, एक आंख ही जो है वो उन्हें दिखाई देता है। तो एक आंख से अंध होने के बावजूद भी जो कवि है मलिक मोहम्मद जैसी, वह काव्य प्रतिमा से युक्त है, मतलब काव्य प्रतिमा में जो है वह युक्त है, अतः वह पूजनीय है और वंदनीय है। कवि अपने निर्मल वाणी द्वारा सारे जनमानस को प्रभावित करता है। कवि जो है अपने निर्मल वाणी द्वारा, मतलब वो इतने अच्छे कविता काव्य लिखते हैं जिससे जो है वह जनमानस जो है वह संसार जो है वह उसे पढ़ करके भावुक हो जाता है, जिसके कारण सभी लोग कवि की प्रशंसा करते हैं और नमन करते हैं। जैसी छवि वैसा ही प्रतिबिंब दर्पण में उभरता है। जैसा छवि दिखाएंगे उसी प्रकार से प्रतिबिंब दर्पण में क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार कवि की निर्मलता और लोक कल्याणकारी भावना उनकी कविताओं में दृष्टिगत होती है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को पूछा गया था कि कवि ने अपनी एक आंख से
तुलना दर्पण से क्यों की है? ये तुलना है, तो तुलना दर्पण से क्यों की है ये पूछा गया है। तो कवि अपनी एक आँख की तुलना इसलिए दर्पण से की है क्योंकि उनका कहना है कि जिस प्रकार से दर्पण जो होते हैं साफ, स्वच्छ, स्पष्ट दिखाई देते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो है वो क्या है, उनकी आँख जो है वो साफ, स्वच्छ देख पाता है। वो जो है दर्पण भेदभाव नहीं करता। ठीक उसी प्रकार से कवि की जो आंखें हैं वो भी भेदभाव नहीं करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि पहले कर्वक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है? हम लोग के जो कर्वक जो कविता है उसमें कलंक, कांच और कंचन की बात की गई है। कलंक जैसे में दोहा में दिया गया था कि चांद जस जग विधि अवतारा, दीन कलंक की न उजियारा। मतलब जैसे कि चांद जो है उसमें भी कलंक होता है, लेकिन वो पूरे संसार को क्या करता है, जग मतलब उजियारा देता है। लेकिन जब वो उजियारा करता है, जब वो अपनी रोशनी फैलाता है, तो लोग उसमें कलंक नहीं देखते बल्कि उनकी रोशनी को देखते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो है वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहले कर्वक में कलंक जो कि चांद के बारे में बताया गया है। कांच जो है वह मतलब दर्पण की बात कर रहे हैं, कवि जो है वो दर्पण की बात कर रहे हैं। और कंचन जैसे कि हम लोग के दोहा में कवि मतलब हम लोग के कविता में दिया गया है कि जो सुमेरु त्रिशूल विनाश है, जब सुमेरु जो त्रिशूल है वह विनाश किया था कंचनगिरी में आग लगाने के बाद, उससे जो है वह क्या हुआ, कंचन जो है वह खरा कंचन प्राप्त हुआ था। तो जैसे कि हम लोग के पास दोहा है, कविता जो है वह जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचनगिरी लाग आकाशा, तो वहाँ से जो है वह कंचन उठाया गया है। तो कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य कर्वक में ये बताना है। तो कवि ने जो है वह अपनी तुलना जो है वह विभिन्न प्रकार से लोगों के सामने रखा है कि मतलब इसके बावजूद भी हम गुणी हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। तो अपनी कविताओं में कवि ने कलंक, कांच और कंचन आदि शब्दों का प्रयोग किया है। इन शब्दों की कविता में अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। कवि ने इन शब्दों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त देने का कार्य किया है। मतलब कवि जो है वह इन सब के माध्यम से, इन सब के जो है वह थ्रू जो है वह अपने विचारों को रखा है कि ये सब होने के बावजूद भी एक इंसान गुणवान हो सकता है। तो चलिए पहला देखते हैं कलंक। तो इसमें बोला गया है कि जैसे कि हम लोग को पता है कि चांद जस जग विधि अवतारा, दिन कलंक की न उजियारा। मतलब हम लोग भी चांद को देखते हैं तो उसमें धब्बा दिखाई देता है, लेकिन उसमें धब्बा होने के बावजूद जब वो रोशनी देता है तो उसमें कोई धब्बा नहीं देखता बल्कि उसकी उजाला को देखता है लोग। तो कलंक की बात करें तो यहाँ पे देखिए, जिस प्रकार काले धब्बे के कारण चंद्रमा कलंकित हो गया, मतलब इसमें काला धब्बा है जिसके कारण चंद्रमा क्या कलंकित हो गया, मतलब बदनाम हो गया, फिर भी अपनी प्रभा से जग को आलोकित करने का काम किया। मतलब वो कलंकित हो गया फिर भी वो क्या है, वो अपनी प्रभा से, अपनी रोशनी से जग को क्या किया, उजाला किया, आलोकित किया अपने काम से। वो अपनी दाग धब्बा को छोड़ करके उजाला देना शुरू किया। जिस प्रभा के आगे चंद्रमा का काला धब्बा जो है वह ओझल हो जाता है, मतलब उसके रोशनी से चंद्रमा की जो रोशनी होती है उससे उनके अंदर जो काला धब्बा है वह गायब हो जाता है। ठीक उसी प्रकार गुणी जन की कीर्तियों के सामने उनके एकाध दोष लोगों के नज़रों से ओझल हो जाते हैं। मतलब अगर कोई इंसान में जो है वो दोष होता है, अगर उनके अंदर गुण है तो वो गुण के कारण वो एक दो जो दोष होते हैं वह उनकी नज़रों से ओझल हो जाते हैं, उनकी गुण जो है वो यादें रहती हैं। तो कलंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कलंक जो है वो कर्वक में किस लिए यूज किया गया था, चांद के लिए। बोला गया था कि चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंक की न उजियारा। मतलब चांद जैसा कोई नहीं, मतलब चांद में दाग धब्बे हैं लेकिन जब वो रोशनी देता है तो लोग उनकी कलंकित को भूल जाते हैं, उनके अंदर जो काला धब्बा होता है उससे ओझल हो जाते हैं। तो कलंक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कंचन देखते हैं। कंचन शब्द का प्रयोग करने के पीछे कवि की धारणा है कि जिस प्रकार शिव त्रिशूल द्वारा नष्ट किए जाने पर सुमेरु पर्वत सोने का हो गया
ठीक उसी प्रकार सज्जनों की संगति से दुर्जन भी श्रेष्ठतम मानव बन जाता है। मतलब जैसे कि हम लोग के पास पंक्ति है कि जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, जब शिव त्रिशूल द्वारा जो है वह त्रिशूल से सुमेरु पर्वत को नष्ट किया गया था, तो उससे क्या है, उससे सोना, मतलब पर्वत सोना का हो गया। भाग कंचन गिरी लाग आकाशा, मतलब वो जो है वो सोने का हो गया। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग सज्जन व्यक्ति के साथ रहे, सज्जन के संगति में अगर दुर्जन व्यक्ति, अगर अच्छे के साथ अगर कोई बुरा व्यक्ति है, तो क्या है, वो श्रेष्ठ मानव बन जाता है, वो अच्छाई को अपनाने लगता है, बुराई को छोड़ देता है। यहाँ भी कवि ने गुण कर्म की विशेषता का वर्णन किया है। इस माध्यम से भी कवि ने क्या किया, गुण को जो है वो दर्शाया है, गुण की विशेषता को बढ़ाया है। अब देखते हैं, हम लोग का हो गया कलंक, कंचन हो गया। अब हम लोग कांच देखते हैं। कांच देखिए, कांच शब्द की सार्थकता भी कवि ने अपनी कविताओं के स्पष्ट करने की चेतना की है। कांच शब्द की जो है वह कवि ने अपनी स्पष्ट अपने विचारों को, अपनी कविताओं को जो स्पष्ट बनाने की चेष्टा की है कि बिना धैर्य में, धैर्य मतलब जो हो जाएगा, मतलब धैर्य मतलब जैसे कि हम लोग के पास पंक्ति है कि जो ले घड़ी कलंक न पड़ा, कांच होई नहीं कंचन करा। मतलब धैर्य मतलब हो जाता है कि जो सोना गलाने वाली जो पात्र होती है, जिसे कच्चा सोना गलाया जाता है, उसी को ही धैर्य बोलते हैं। तो बिना धैर्य में गलाए कांच असली स्वर्ण रूप को प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब जब तक धैर्य में हम लोग कांच को गलाएंगे नहीं, असली स्वर्ण रूप में वो प्राप्त नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार संसार में किसी मानव को बिना संघर्ष से, बिना कष्ट झेले, बिना त्याग के कुछ बड़ा हासिल नहीं होता है, श्रेष्ठता प्राप्त नहीं होता है। तो आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों, कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि पहले कर्बक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है वो बताना है। कलंक जो है वो चांद के बारे में बताया गया कि चांद जो है वो काले धब्बे के कारण कलंकित है, लेकिन फिर भी जब वो रोशनी देती है तो पूरे संसार में जो है उनकी जो काला धब्बा है, कलंकित है, वो ओझल हो जाता है। बात करें कलंक की, तो कलंक का तो हो गया कंचन। कंचन बोला गया है कि जब सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से मारा गया था, तो वो जो है वो सोने में बदल गया। ठीक उसी प्रकार अगर सज्जन व्यक्ति के साथ कोई दुर्जन व्यक्ति, यानी अच्छे के साथ कोई बुरा व्यक्ति रहता है, तो वो सुधर जाएगा और अच्छा मानव बन जाएगा। कांच की बात करें तो कांच यानी कि जैसे कि हम लोग को सोना बनाना है, तो सबसे पहले कांच को गलाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार अगर कुछ बड़ा पाना है, तो उसके लिए त्याग, संघर्ष, कष्ट, तकलीफ सब झेलना पड़ता है, तभी कुछ बड़ा हासिल होता है। तो 3 आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पहले कर्बक में व्यंजित जैसी ने आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दे। मतलब पहले जो कर्बक में जो है वो जैसी के आत्मविश्वास का परिचय देना है अपने शब्दों में। तो चलिए देखते हैं। तो महाकवि जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी अपनी क्रूरता और एक आंख से अंधे होने पर शक का प्रकट नहीं करते हैं। मतलब जैसे जी क्या है, उनकी जो रूपरेखा है वो एकदम बेकार है। चेचक के कारण उसका जो शकल है वो खराब हो गया है, और उनके पास मतलब एक ही आँख है, एक आँख से जो है वो अंधे हैं। एक आँख है, उनकी शकल जो है एकदम खराब है, क्योंकि चेचक के कारण उनका शकल जो है वो बिगड़ गए हैं। तो इसके होने के बावजूद भी है वो अपने दुख को प्रकट नहीं करते हैं। जैसे जो है वो अपनी तकलीफ को प्रकट नहीं करते, बल्कि आत्मविश्वास के साथ अपनी काव्य प्रतिभा के बल पर लोकहित का बातें करते हैं। मतलब कवि जो है वो क्या करते हैं, इन सब दोष होने के बावजूद जो है वो रोते पीटते ये नहीं है, बल्कि अपने आत्मविश्वास पर, सेल्फ कॉन्फिडेंस पर जो है वो क्या करते हैं, वो अपनी प्रतिभा को अपने बलबूते पर लोगों के बीच में पहुंचाते हैं, बातें करते हैं, अपनी गुण से लोगों को सम्मोहित करते हैं। आगे देखिए, जिस प्रकार चंद्रमा काले धब्बे के कारण कलंकित हो गया, किंतु अपनी प्रभायुक्त आशा से सारे जग को आलोकित करता है। मतलब जैसे कि हम लोगों ने देखा कि कलंक जो शब्द है वह किस लिए यूज किया गया था, कि जब चंद्रमा को देखते हैं तो वो पूरा सफ़ेद होता है, लेकिन बीच में काला धब्बा होता है। लेकिन इस धब्बा होने से वो तो कलंकित हो गया, लेकिन इसके बावजूद वो क्या है,
वो अपनी रोशनी से, अपनी प्रकाश से जो है वो पूरे जग, पूरे संसार को जो है वह सम्मोहित कर लिया। उनके जब वो रोशनी देता है तो लोग उसकी धब्बे को नहीं देखते बल्कि उनकी रोशनी को देखते हैं, जिससे उनके जो धब्बे होते हैं वो ओझल हो जाते हैं लोगों की नज़रों से। अगला देखिए, घड़िया में तपाए बिना सोना में निखार नहीं आता। ठीक उसी प्रकार कभी जीवन भी नेत्रहीनता के कारण दोष भाव उत्पन्न तो करता है, किंतु अपनी काव्य प्रतिमा से आगे सब कुछ धीमा पड़ जाता है। मतलब जैसे कि कवि ने कहा है कि जिस प्रकार से सोना के लिए सोना चाहिए तो सबसे पहले कच्चे घड़े में हम लोग को जो है वो कांच को गलाना पड़ता है, तभी जाके वो सोना के जैसा निखार आता है। ठीक उसी प्रकार अगर जीवन में कुछ दोष है तो उस दोष आने पर पता है कि कष्ट तो होगा, दुख तो होगा, त्याग तो होगा, लेकिन इन सब के बाद ही कुछ बड़ा मिल पाएगा। तो कभी अपने नेत्रहीनता के दोष भाव उत्पन्न तो करता है, लेकिन उसके अलावा वो जो है वह सब प्रतिमा से आगे सब कुछ जो है वो करता है और सब दोष दुख दर्द को धीमा कर देता है। आगे है कि ये सब जो कहने का तात्पर्य था कि कवि ने नेत्र छत्रों के बीच चमकते शुक्र तारा की तरह जिसके काव्य का श्रवण कर सभी जन मोहित हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कवि का आत्मविश्वास परिचय जो है वो पहले करवक में दिया गया था, पहले पद में, वो किस प्रकार से था। तो कवि ने अपनी आत्मविश्वास के बलबूते पे इन्होंने कहा है कि एक आँख है, जैसे कि हम लोग के पास कविता में कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, मतलब एक आँख होने के बाद भी मैं क्या हूँ, गुणवान हूँ। सोई बेमुहा जोई कवि सुनी, मतलब एक आँख होने के बावजूद भी हम गुणी है, गुणवान है। जैसे कि चांद में दाग धब्बा है, फिर भी जो है वह पूरे संसार को रोशनी देता है और संसार जो है वह उनकी कलंकित को भूल करके उनकी रोशनी की तारीफ करता है। ठीक उसी प्रकार मेरे अंदर भी दोष है, लेकिन हम जो है वह मुझे लोग जो है वह दोष के नाम से ना समझे बल्कि मेरे गुण के नाम से समझे। तो कवि जो है वह आत्मविश्वास के बारे में यही परिचय बताता है पहले में कि इन्होंने ये भी कहा है कि सुमेरु पर्वत को विनाश करने के बाद वो सोना में बदल गया। ठीक उसी प्रकार सज्जन के साथ दुर्जन व्यक्ति रहेगा तो वो भी सुधर जाएगा, मानस बन जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखने जाने की इच्छा व्यक्त की है, उनकी इन इच्छा का मर्म बताइए। तो कवि का कहना है कि मैं जानबूझकर संगीतमय काव्य की रचना की है, मतलब कवि का कहना है कि मैंने जानबूझकर संगीतमय काव्य की रचना की है ताकि इस प्रबंधन समाज में मेरी स्मृति बरकरार रहे। कवि ने इसलिए संगीतमय काव्य की रचना की ताकि जो है वह संसार में मेरी स्मृति उनकी यादें जो है वो बरकरार रहे। दूसरे शब्दों में जैसे ने उस कारण का उल्लेख किया है कि संसार में उनकी मृत्यु के बाद उनकी कृतियाँ नष्ट न हों। कवि का कहना है कि हम मर जाए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरी जो कृति है वो नष्ट ना होना चाहिए। मरना तो सबको है, लेकिन मरने के बाद जो है वो उनकी यादें होनी चाहिए, उनके बारे में बातें होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने संगीतमय कृतियाँ काव्य की रचना की है। अगर वह केवल लौकिक तथा कथा लिखते तो उससे उनकी कृतियाँ चिरस्थायी नहीं होती। मतलब अगर वो लौकिक कथा लिखते तो लोग उन्हें याद नहीं करते। अपनी कीर्ति चिरस्थायी करने के लिए उन्होंने पद्मावती के लौकिक कथा को सूफी साधना में आध्यात्मिक पृष्ठभूमि पर प्रतिष्ठित किया है। मतलब कवि का कहना है कि मैंने संगीतमय काव्य की रचना की है, ऐसा अगर नहीं करते तो लोग हमें याद नहीं करते, कृतियाँ जो है वो मेरे नष्ट हो जाती, इसलिए मैंने ये सब किया है। और मैंने जो है वो पद्मावती लौकिक कथा को सूफी साधना में चेंज कर दिया है ताकि लोग जो है वो हमें याद करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि रक्त के लेई का क्या अर्थ है। रक्त के लेई पंक्ति की बात करें तो जैसे कि हम लोग को बुक में दिया गया है कि जोड़ी लाई रक्त के लेई गाढ़ी पीढ़ी नैन जल भेई, मतलब लेई के मतलब रक्त की लेई से जोड़ा गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लेखक ने लेई के रूपक से यह बताने की चेष्टा की है कि उसने अपनी कथा के विभिन्न प्रसंगों को किस प्रकार एक ही सूत्र से बांधा है। कवि का कहना है कि उनकी जो पंक्ति है, जो काव्य है, उन्होंने बड़े ही मतलब अपने रक्त की लेई से जोड़ कर बनाया है।
मतलब उनका कहना है कि मैंने जो है वो क्या किया है, अपने रक्त की लेई से जोड़ करके इस काव्य को पूरा किया है। कवि कहते हैं कि मैंने अपने रक्त की लेई बनाई, अर्थात कठिन साधना की है, मतलब इसे इतने परिश्रम से, इतने जो शिद्दत से बनाया है। कवि कहते हैं कि यह लेई या साधना प्रेम रूपी आंसुओं से बनाई है। कवि का कहना है कि मैंने जो है वह रक्त लेई से अपने काव्य कविता को जोड़ा है, अपनी कठिन साधना से इन्हें जोड़ा है, अपनी आंसुओं, प्रेम रूपी आंसुओं से इन्हें बनाया है। इसलिए इस कवि को यानी मलिक मोहम्मद जैसी जी को प्रेम का पीर भी कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मलिक मोहम्मद जैसी मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनाबा, यहाँ कवि ने जोड़ी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है। तो जो सिंपली देखा जाए तो जोड़ी शब्द का जो है वह अर्थ है मतलब जोड़ना, किसी चीज़ को जोड़ना। तो मलिक मोहम्मद जैसी ने अपने जीवन काल में समय समय पर लिखे गए प्रशंसों को एक व्यवस्थित प्रबंध के रूप में प्रस्तुत किया है। मतलब इन्होंने जो है वह समय समय पर जो लिखे हैं काव्य को, इन्होंने एक व्यवस्थित प्रबंध के रूप में इन्हें लोगों के सामने लाया है। यहाँ जोड़ी का मतलब है जोड़ना, यानी व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। कवि ने अपनी कविताओं में प्रेम पीर की चर्चा की है, इसलिए कवि को प्रेम का पीर भी कहा जाता है। तो जोड़ी का मतलब है जोड़ना। तो हम लोग लिख सकते हैं इसी प्रकार से कि मलिक मोहम्मद जैसी ने अपने जीवन काल में जितने भी कविताओं को लिखा है, उन्होंने एक व्यवस्थित यानी एक अच्छे साधन के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। यहाँ पे जोड़ी का मतलब है जोड़ना। अपने काव्य को इन्होंने अपने कविता के माध्यम से बताया कि इन्होंने अपने काव्य को रक्त की लेई से जोड़ा है, अपने आंसुओं से जोड़ा है, प्रेम रूपी आंसुओं से जोड़ा है। इनका कहना है कि मैंने कठिन साधन किया है इस कविता को, इस पंक्ति को बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक है। आई होप ये सेशन आप सबको पसंद आया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।